हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने विचलन के बारे में बात की। प्रिज्म के थ्रू जब एक कोई प्रकाश या फिर प्रकाश किरण जब पार होती है तो किस तरीके से वो अपने मार्ग से भटक जाती है और कितना भटकती है, हमें विचलन कोण से प्राप्त होता मिलता है। जितना ज़्यादा विचलन कोण है उतनी ही ज़्यादा वो अपने वास्तविक दिशा से भटक जाती है। तो ये हमने लास्ट क्लास में ये हमने किया था। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये हमको एक एक्सप्रेशन व्यंजक हमें प्राप्त हुआ था। इससे रिलेटेड विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण जो होता है वो आपतन कोण प्लस निर्गत कोण के बराबर होता है। आज जो है हम इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, हम जो है एक टेबल बनाते हैं, एक कह सकते हैं ग्राफ बनाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, एक तरीके से समझ लीजिए। हमने ये कोण I1 जो है छोटे से बड़ा किया। पहले कोण कम था, फिर हमने बड़ा किया और बड़ा करते गए। तो इस तरीके से अगर मैं कोण I को बदलता हूँ तो विचलन कोण बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए विचलन कोण निर्भर करता है कोण I पर। तो I1 में अगर कम ज़्यादा करता हूँ तो विचलन कोण भी कम ज़्यादा होता है। तो एक ग्राफ बनाएंगे विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य, और उस ग्राफ से हमें क्या मिलता है वो हम देखेंगे। देखिए, ग्राफ के अंदर ये आप समझ लीजिए, खुद नहीं आपने प्रैक्टिकल किया है। जब आपने I1 छोटा लिया था तब डेल्टा क्या आया नोट किया, तब I2 आपने बढ़ाया फिर डेल्टा क्या हुआ वो आपने दिया, नोट कर लिया। फिर इस तरीके से ऐसे बहुत से आपने प्रेक्षण लिए और प्रेक्षण लेकर एक ग्राफ बनाया, जो कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये ग्राफ है। इधर देखिए, अगर यहाँ पर आप रख दीजिए विचलन डेल्टा, मैं यहाँ पर डेल्टा लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पर विचलन कोण रहेंगे, यहाँ पर आपतन कोण रहेगा, ठीक है, ओके। अब आपने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिला, ठीक है। अब इस ग्राफ से स्पष्ट है एक चीज़ कि देखिए, हर एक अलग डेल्टा के लिए, विचलन कोण के लिए आपको एक दो आपतन कोण मिलते हैं, मतलब दो कोण आपको प्राप्त होते हैं। कैसे बताता हूँ, जैसे इस वाले के लिए बात करें, ये एक डेल्टा है, ये कोई विचलन है। इस विचलन के लिए आप देखेंगे दो कोण है। एक कोण इस विचलन के लिए ये प्राप्त होता है और एक कोण इस विचलन के लिए ये प्राप्त होता है। देखिए, ये ग्राफ बन चुका है, प्रैक्टिकल कर लिया, ग्राफ बन गया। अब हम इस ग्राफ को थोड़ा समझ रहे हैं। तो हर एक विचलन कोण के लिए हमें दो कोण प्राप्त हो रहे हैं आपतन, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि इस इंस्टेंट पर जो ये विचलन कोण है उस समय ये वाला कोण आपतन कोण होगा और ये वाला जो कोण है वो निर्गत कोण होता है। समझ रहे हैं आप जब भी ये बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा ये वाला जो कोण है वो आपतन कोण। इस विचलन के लिए जो ये वाला जो कोण बना वो आपतन कोण है और ये वाला जो कोण बनेगा वो है आपका निर्गत कोण। एक नया जो नेक्स्ट वाले के लिए बात करें, ये एक और विचलन है। इस विचलन के लिए ये जो कोण मिला है यहाँ पर, ये फिर से एक आपतन कोण है और ये इसी के लिए, इसी आपतन कोण के लिए ये निर्गत कोण हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग है ये एक आपतन कोण मिलता है और एक होता है निर्गत कोण। निर्गत कोण अपने आप ही मिल जाता है। अगर आप ग्राफ आपने बनाया है, खुद प्रैक्टिकल किया है, तो आपको जो निर्गत कोण आपको प्रैक्टिकली मिला है और यहाँ से वो दोनों सेम होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इसके अंदर कि जैसे जैसे शुरुआत से अगर हम आपतन कोण बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से जो है डेल्टा का मान जो है वो कम हो रहा है, विचलन जो है वो कम हो रहा है। खुद देख लीजिए आप, इस वाले आपतन कोण के लिए डेल्टा का मान ये रहा, फिर आपने आपतन कोण बढ़ाया तो इस वाले आपतन कोण के लिए डेल्टा का मान ये रहा। तो आप देख रहे हैं डेल्टा या फिर कह सकते हैं विचलन कोण जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। इस वाले के लिए विचलन कोण ये रहा, इस वाले के लिए विचलन कोण ये रहा। निरंतर विचलन कोण कम हो रहा है, परंतु आप देखेंगे एक कंडीशन ऐसी आती है इस जगह पर, एक ऐसी जगह है जहां पर
विचलन कोण सबसे कम है, इससे कम विचलन कोण नहीं है। अगर आपने इस तरफ इस आपतन कोण से भी ज़्यादा अगर विचलन कोण आपतन कोण से भी ज़्यादा अगर अब आपने आपतन कोण करने की कोशिश की, उस केस में जब आप आपतन कोण और बढ़ाएंगे तो देखिए अब आपतन कोण और बढ़ाया आपने, विचलन कोण बढ़ा, फिर आपतन कोण और बढ़ाया, विचलन कोण बढ़ा, आपतन कोण और बढ़ाया, विचलन कोण बढ़ा। तो पहले शुरुआत में आपतन कोण आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, विचलन कोण भी बढ़ रहा है, फिर आप एक समय पर विचलन कोण न्यूनतम आता है एक आपतन कोण पर, और उसके बाद में आपने फिर से अगर बढ़ाना कोशिश की आपतन कोण को तो उस समय विचलन कोण भी वापस बढ़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो ये विचलन कोण मिला इसको हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन जिसको आप डेल्टा एम बोल सकते हैं, ये है डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन। इस केस में जो विचलन मिलता है वो न्यूनतम विचलन मिलता है। अब आप इस कंडीशन में एक चीज नोटिस करेंगे कि इस न्यूनतम विचलन के लिए कोई दो कोण है ही नहीं, बाकी जितने भी विचलन थे उन सब के लिए दो कोण थे, उसमें एक कोण था आपतन और दूसरा कोण था निर्गत। इस वाले के लिए सिर्फ एक ही कोण है। इसका मीनिंग ये है कि इस जगह पर, या फिर कह सकते हैं न्यूनतम विचलन के केस में आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु मिला, बाकी हर एक विचलन के लिए दो दो बिंदु मिलते हैं, एक आपतन होता है एक निर्गत कोण होता है। अब यहाँ पर एक ही बिंदु मिला, इसका मतलब आपतन कोण भी यही है, निर्गत कोण भी यही है। इन दोनों ही केस, इस केस में दोनों ही सेम होते हैं, I1 बराबर होता है I2। इस केस के लिए I1 बराबर I2 कह सकते हैं, ठीक है। डैश बोल देता हूँ कि ये दूसरे कोण हो जाएंगे। I1 I2 का कहने का मतलब एक आपतन कोण है और एक निर्गत कोण है, इस कंडीशन में दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये न्यूनतम विचलन की कंडीशन आपको मिल गई। अब हम न्यूनतम विचलन से संबंधित एक डेरिवेशन करने वाले हैं छोटा सा। तो न्यूनतम विचलन का केस तो हम समझ गए। न्यूनतम विचलन के केस में होता क्या है, आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब मैं इसके लिए एक डायग्राम बना के न्यूनतम विचलन को एक बार और दिखा देता हूं। एक प्रकाश किरण है, ठीक है, और अपवर्तन होता है इसका, ठीक है। वही वाले रहेंगे विलंब वगैरह, वो सारी चीज़ें वो की वही रहेगी इसमें भी। हाँ, अब इसमें देखिए डेविएशन देख लीजिए, डेविएशन कितना हुआ, विचलन कितना हुआ। यहाँ पर अभिलंब भी एक बार बना देते हैं, इसमें भी विलंब काम आएंगे अभी हमारे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभिलंब बना दे। यहाँ पर भी एक अभिलंब बना दीजिए, ठीक है। दोनों अभिलंब कहाँ मिलते हैं देख लें भले। अच्छा, हमें कौन से मतलब है, तो यहाँ पर जो कौन बना है, ये कौन बना है I, देखिए आपतन कोण I1 और निर्गत कोण I2। न्यूनतम विचलन के केस में दोनों ही कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो मैं कहता हूं वो क्या होगा, I, मान लीजिए वो क्या है, I। अब क्योंकि आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं, नहीं आपतन और निर्गत कोण, इस वजह से R1 और R2 ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, स्मॉल r, ठीक है, इस वजह से। ओके, तो इसलिए मैंने इसको I बोला, इस वाले कोण को हमने R बोला है,
इसको हमने फिर से आर कह दिया, ये वाला कोण जो है आई। पिछली बार डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। अब डेविएशन के बारे में बात करें, डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन के लिए वास्तविक दिशा विचलन कोण के लिए बात करें, मिनिमम विचलन, न्यूनतम विचलन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो न्यूनतम विचलन के केस में यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, ये वास्तविक दिशा, ये निर्गत दिशा। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो है डेल्टा मिनिमम, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन है। आर बराबर होना, आई बराबर होना, ये मिनिमम डेविएशन या न्यूनतम विचलन की कंडीशन है, इसलिए वहाँ पर होगा डेल्टा। तो ये न्यूनतम विचलन के केस में अपन ने एक डायग्राम बना दिया। अब हम जो है पुराने वाले डेरिवेशन से ही हम कुछ लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे समीकरण 3 की बात करें, समीकरण 3 में क्या है, आई R1 प्लस R2, आई ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 से ए इज इक्वल्स टू है R1 प्लस R2। अब क्योंकि न्यूनतम विचलन के केस में आप पढ़ रहे हैं तो R1 और R2 दोनों ही R है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2R, R प्लस R क्या होता है 2R, देन R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A/2। हमने R की वैल्यू निकालनी, इसी तरीके से हमें I की भी वैल्यू निकालनी, R और I। अभी स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इसलिए R और I चाहिए हमें। हाँ, अब I के लिए देखिए, वहाँ पर देखिए डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसको लेते हैं, है ना। अब I1 और I2 दोनों ही I होते हैं, I1 और I2 दोनों ही I, तो उस केस में यहाँ पर डेल्टा मिनिमम होता है, ठीक है। तो I क्या होता है 2I, और डेल्टा मिनिमम हो गया उस कंडीशन में। I इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 को नीचे भेज दीजिए, डेल्टा M प्लस A/2। ये देखिए I का भी मान मिल गया। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I बटा साइन R इज इक्वल्स टू μ/1, है ना। इसका जो है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक हमने बोला था है म्यू, प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है म्यू, तो 2 यही होगा। देखो इस अपवर्तन के लिए देखें μ2, तो दूसरा माध्यम जो है वो कौन है प्रिज्म, और प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है म्यू अपॉन μ1। μ1 क्या है, पहला माध्यम हवा, तो μ1 हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1, तो इसलिए म्यू काफ़ी है। अब हमें I और R की यहाँ पर वैल्यू रखनी है, म्यू इक्वल्स टू साइन I का मान कितना है डेल्टा M प्लस A/2, ठीक है, अपॉन साइन R कितना है A/2, ठीक है। ये हमने I और R की वैल्यू इसमें रख दी। अब अगर हम बात करें, एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, एजम्पशन लेना पड़ेगा। एजम्पशन ये लेंगे कि हमारा जो I और R बहुत छोटा हो तब, अदरवाइज अपना ये फॉर्मूला है, ये भी अपना एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करने वाला फॉर्मूला है। आप कह सकते हैं डेरिवेशन एक जगह से यहीं तक खत्म होता है। अब नेक्स्ट तो एजम्पशन लेकर काम होगा। इस तरीके से हम प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, उसके अंदर प्रिज्म कोण की बात कर सकते हैं, डेल्टा M निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं।
अब आप हमें एजम्पशन लेना पड़ता था कि हमें कभी कभी क्वेश्चन जो है उस केस के लिए पूछ लेते, तो हमारा थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर आई व आर बहुत छोटे हैं, या फिर कह सकते हैं प्रिज्म कौन बहुत छोटा है, प्रिज्म कौन छोटा हो ये बोल दे, या आई व आर छोटा हो ये बोल दे, मतलब आपतन और अपवर्तन कौन ये वाले कौन जो है वो अगर छोटे हैं, तब जो है उसके लिए अब हम एक नया फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला जो है आप कह सकते हैं यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिए कब के लिए है, यदि आई व आर अति अल्प हो, या फिर कह सकते हो प्रिज्म कोण छोटा हो, मतलब 5 डिग्री से कम हो प्रिज्म कोण, तो उस कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जब आई व आर छोटा है, आई कौन ये, आर कौन ये आई छोटा मतलब ये बहुत छोटा है, आई छोटा है मतलब ये बहुत छोटा है, साइन के आगे उसका कोण बहुत छोटा है, तो साइन थीटा थीटा ही हो जाता है, तो साइन और ये थीटा है ये बहुत छोटा है, तो फाइनली साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू ये डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2, ठीक है। नीचे भी तो ये बहुत छोटा है, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल ही होता है, तो ए से ए कैंसिल है, म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वज्र गुणा करेंगे, इसको इधर ले आए, तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ए, तो डेल्टा एम का जो मान हो जाएगा, ए कॉमन है, ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या म्यू माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है जो कि आप इसको भी यूज़ में ले सकते हैं, बट ध्यान रखना क्या एजम्पशन मान के हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। तो यहाँ से भी पता चल रहा है मिनिमम डेविएशन जो है अपवर्तनांक पर और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। अब अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, इसका मतलब प्रिज्म के पदार्थ पर भी निर्भर करता है ना। तो ये हमने मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर हमारा ये कह सकते हैं विचलन जो है वो एंड हो गया। अब विचलन के बाद में हम बात करेंगे प्रिज्म के कारण जो एक दूसरा जो घटना जो होती है, कौन सी घटना, विक्षेपण, इस दूसरी घटना के बारे में बात की जाएगी। अब सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।